जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं लक्ष्मीकांत, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल खाकी वर्दी। मैं आपका सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है संविधान के क्रम में संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य क्या भी कहते हैं। ठीक है, इससे वाले पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत, ये कौन सी स्रोत कहाँ से ली गई है, किस देश लिया गया था, वो पढ़ाया था। तो आज ये मेरा संविधान में 5वां लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं एक बार। आज जैसा आपने देख लिया होगा, संविधान की प्रस्तावना, इसका दूसरा नाम उद्देश्य का भी है। उद्देश्य का भी है, ठीक है। देखो, ये तो मैंने पूरी लिख रखी है आपकी प्रस्तावना। यहाँ कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये एक सेकंड इसे बॉर्डर कर दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, एक बार मैं आपको इसको पढ़ देता हूँ, फिर बाद में समझाते हैं। देखो ये तो वैसे किताबों में लिखा हुआ, आपको यहाँ सिर्फ समझना है। मैं जो समझा रहा हूँ उसी को समझना है, तो आप लोगों की समझ में जल्दी आ जाएगा। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है। तो आइए इसे समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है। ये होती है हम भारत के लोग। एक आप मैं समझ बता देता हूँ कि जैसे मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा का गठन किया, फिर उसमें चुनाव हुए जुलाई 1946 में। उसमें एक फिर संविधान समिति बनी थी, जिसके अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 13 दिसंबर 1940 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्तावना पेश की थी। ये वही है, इसी को आज हम डिटेल में समझते हैं। तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, देखो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझते हैं। देखो, जैसे हमारे यहाँ प्रभु का मतलब होता है कि सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा किसी का दर्जा नहीं है, वो यानी सबसे ऊपर है। तो प्रभु मानो प्रभु, यहाँ इसका मतलब ये होता है कि प्रभुत्व संपन्न, यानी अब भारत पर किसी भी विदेशी शक्ति का शासन नहीं है। अब भारत अपने आप में स्वतंत्र है, संपन्न है, अपने लिए कायदे कानून बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी भी देश का या ब्रिटिशों का या किसी विदेशी शासन का कोई भी उसके ऊपर वो नहीं है कि तुम ये शासन नहीं है, हम स्वतंत्र है। इसका मतलब ये होता है प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का मतलब है सभी लोगों में समानता है। समाजवादी मतलब समाजवादी का मतलब होता है समानता, मतलब समानता एक तरीके से सब जो जितने भी कायदे कानून है सब में समान, सबके लिए समान है। जो भी कानून है सबके लिए समान होगा। और जो भी हमारे देश के कुछ भी कह सकते हैं, जो भी मतलब चीजें हैं वो सब में समानता के बांटी जाएंगे। सब वो सभी के लिए, जो गरीब है अमीर है उससे मतलब नहीं है, वो सब समान होगा, सभी के लिए समानता रहेगी। ये समाजवादी का मतलब यही होता है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब धर्म से है। यहाँ
मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, इंडोनेशिया का है, बांग्लादेश का है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, जैसे इजराइल के यहूदी है। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में रह रहे लोगों का धर्म, भारत में रह रहे लोगों का अपना धर्म होगा और भारत उन सभी का सम्मान करेगा। तो ये पंथ निरपेक्ष मतलब ये है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक समझते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का मतलब लोकतंत्रात्मक होता है। गणराज्य मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो हमारे हर 5 साल में चेंज होती है। देखो तंत्रात्मक सिस्टम दो होते हैं, एक राजतंत्र एक लोकतंत्र। राजतंत्र में वंशानुगत शासन होता है, ऐसे जैसे बाप हुआ वो भी राजा था, बेटा हुआ वो भी राजा होगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। राजतंत्र में वंशानुगत शासन होता है, ऐसे जैसे बाप हुआ वो भी राजा था, बेटा हुआ वो भी राजा होगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। सारी शक्ति लोग जनता के पास होती है, वो अपनी सरकार चुनते हैं, पर वो सरकार चुनी हुई सरकार देश को चलाती है। तो इसका मतलब यहाँ है, ये समझिए गणराज्य बनाने के लिए यहाँ तक तो हो गया हम भारत के लोग, ये नहीं था। अब उसके समस्त नागरिक मतलब भारत के समस्त नागरिकों के को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। देखो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, 3 ही होते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब सभी लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, सामाजिक रहेगा, सामाजिक न्याय दिया जाएगा। आर्थिक जैसा नहीं है, आर्थिक न्याय दिया जाएगा कि जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सभी आर्थिक न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। न्याय एवं न्याय विचारों की आजादी होगी, विचारों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी होगी। आप किसी पर विश्वास कर सकते हो। धर्म और उपासना की आजादी होगी, आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को उपासना करें, बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, आपके पास कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होगी। उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब आपको प्रतिष्ठा मतलब सम्मान दिया जाएगा, बराबर सम्मान दिया। अवसर की समानता कि आपको मतलब देश की तरक्की करने के लिए अवसरों की समानता दी जाएगी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में जो भी आपको अवसर मिलेंगे उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब जो हम यहाँ जो ऊपर चीजें कही गई हैं उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली मतलब ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिसमें व्यक्ति गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे और ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसे मतलब भाईचारा बढ़ाया जाएगा। को दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मसमर्पित कर लिया गया। आत्मसमर्पित खुद को ही समर्पित कर लिया गया। तो इसका मतलब ये था, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि 1960 में बेरूबरीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है, ये अंग नहीं माना था किसमें, 1960 में बेरूबरीवाद में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके कुछ दिनों बाद 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करने के लिए कह दिया गया। लेकिन इसमें यही बताया गया कि आप ऐसे संशोधन करेंगे जो सकारात्मक हो, पॉजिटिवली हो और इनसे संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आपको बताना है। सब इनमें से एक को दिया गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे।
और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन छूट गया था, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। सॉरी, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को 26 तारीख को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को रोक के। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का हमारा ये था प्रस्तावना। अब इसमें हम संविधान में भाग शुरू करेंगे कि प्रथम भाग में क्या है, द्वितीय भाग में क्या है। अब जो कल का मैं लेक्चर लाऊंगा उसमें हम अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप अगर नए हो चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बताएं मुझे कैसा लग रहा है आपको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।